हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 4 हमारा प्रारंभ हो रखा है। और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, भारत के विदेश के जो संबंध है इनके विषय में पढ़ रहे थे। आज चैप्टर को हम अंतिम करेंगे और उसके साथ इसके ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखेंगे। जो कुछ इसके आपके शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी हम लोग आपका देख लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं बच्चे का, अगर आपने जो भी चैप्टर को अपना रिवीजन किया है, पढ़ा है, उसमें अगर कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है तो। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर को जब हम लोग आपका पढ़ रहे थे और इसमें हमने बहुत सारी चीजों को चैप्टर के अंतर्गत देखा। हमने वॉर देखा था और इसके अंतर्गत हमने खास करके इसमें जब बात करी थी तो हम कल देख रहे थे भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और इन सब देशों के विषय में। और इसमें हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश का जो युद्ध था वो युद्ध कैसे निर्णायक हुआ, क्या चीजें हुई, कैसे कर पे एक एक करके इसमें आपका आखिर हमने बात कर दी गई। इन सभी को हमने गौर करके आपका एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा है। ठीक, क्या स्थिति रही थी, चाइना की क्या कंडीशन रही, इन सभी कंडीशंस को, सभी स्थिति को हमने आपका बहुत अच्छे से एक एक करके जो है हमने आपका देख लिया और इन पे हमने आपका बात भी की है। तो हम चाइना के सारे संबंध, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश को, इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं। आज जो हमने पढ़ना था थोड़ा सा हम लोगों को, आज हम इसमें देखते हैं आपके कारगिल वाली स्थिति को। हमें ये थोड़ा सा पढ़ना, कारगिल संघर्ष के विषय में हम लोगों को आपका देख लेना है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और एक एक करके इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। 1999 की शुरुआती महीनों में इलाकों में नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकाने जैसे त्रास, माकसरो, काराकस और अपने मुजाहिदीन वाले कब्जा कर लिया। पाकिस्तान सेना ने इन्हें मिली भगत भांप कर भारतीय सेना में कब्जे के खिलाफ हरकत आई। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। कारगिल की लड़ाई के नाम पर, कारगिल की लड़ाई के नाम जन से नाम से जाना जाता है। 1999 में मई जून में यह लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1949 तक भारत में अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार प्राप्त करा जा चुका था। कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व को ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। बहरहाल यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाकों तक सीमित नहीं थी। पाकिस्तान ने इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचाया था। कहा गया है कि सेना के प्रमुख ने भारत को इस मामले में अंधेरे में रखा था। कह रहे कि कहा गया जो आपके सेना के प्रमुख थे उन्होंने क्या, प्रमुख ने सेना को, प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था। इस लड़ाई के बाद तुरंत पाकिस्तान की हुकूमत ने जनरल पसेब की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना पर अपना नियंत्रण कर लिया। देखिए जो आपका परवेज मुशर्रफ थे, ये क्या थे, वहां के जनरल थे, और इन्होंने क्या कर लिया था, वहां सारा जो था अपना नियंत्रण कर लिया। 26 जुलाई 1999 को हमने क्या करा था, कारगिल की जितनी चीज हमसे छीनी गई थी वो वापस हमने कब्जा कर लिया। इसलिए हम 26 जुलाई को क्या करते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं हम बच्चों, ध्यान रखना है, हम कारगिल विजय दिवस जो है आपका मनाते हैं और उसी को हम लोग आपका देखते हैं। अब देखिए भारत और आपकी बांग्लादेश की स्थिति पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। देखिए युद्ध में इस निर्णायक जीत का उत्साह की लहर दौड़ रही थी। अधिकांश देशों ने इससे गौरव की घड़ी के रूप में देखा। कह रहे जितने भी लोग थे उन्हें क्या काम किया, इसको एक गौरव की घड़ी के रूप में देखा। गौरव मतलब एक हमारे लिए बहुत बड़ा दिन का रूप था। भारत का सैन्य पराक्रम बल आपका दिखाई दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी, और क्या कह रहे हैं कि 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आपकी विजय प्राप्त की। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। कह रहे क्या हो गया, 1971 की जंग के बाद क्या कर गए, उनकी जो आपकी लोकप्रियता थी उस लोकप्रियता में आपके 4 चांद आपके लग गए। इसके बाद अधिकतर राज्यों की विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक
राज्यों ने में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की आपकी जीत हुई। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। पड़ोसी देशों के संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी पर उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपनी सीमित संसाधनों को खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में लड़ने पड़े। भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 और 66 का असर पड़ा। इसके बाद ही लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं का अमल हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 के बाद शुरू हुई। इसके बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए हमने क्या काम कर लिया, 1962 के बाद हमने क्या किया, रक्षा विद्युत उत्पाद विभाग बनाया और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग बनाया, ठीक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना भी चीज का फर्क पड़ा और लगातार तीसरे वर्ष हमने अमल की। चौथी पंचवर्षीय योजना हमने शुरू कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग क्या करेंगे, आपका अपने युद्ध जो है जीत में खर्चा बढ़ाते रहेंगे। और यही कारण है कि भारत ने तब से लेके आज तक अपना सैन्य जो बजट है उसको कम नहीं किया है, दर प्रतिशत आपके बढ़ाया है। यानी कि एक बार हम शिकस्त झेल चुके थे, अगली बार हम शिकस्त झेलने की किसी भी कंडीशन में नहीं थे। और जब भी हमारा बजट बनाए हमने एक बहुत अच्छा खासा अपनी जीडीपी का पार्ट, अपने बजट का पार्ट हमने डिफेंस में रखा है। आज भी हम बहुत अच्छा खासा भाग डिफेंस में खर्च करते हैं ताकि हम आज भी भारत हथियारों को आयात करने में वर्ल्ड के टॉप 5 में अपने नंबर आता है। क्लियर है। और हम कितनी बड़ी सेना रखते हैं ये पूरे विश्व को पता है, कैसी मजबूत हमारी एयरफोर्स है, कैसी मजबूत हमारी थल सेना नौसेना है, ये सब जानते हैं। और कितनी हम हर वर्ष कुछ ना कुछ अत्याधुनिक चीजों को हम लोग अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं, उनको आपका देखते हैं, ठीक। अब इसमें हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है भारत की परमाणु नीति। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, भारत की परमाणु आपका नीति का। क्योंकि भारत के पास पहले क्या नहीं था, आपका न्यूक्लियर पावर नहीं थी, भारत बहुत सारी चीजें नहीं बना सकता था। तो ये चीजों को हमको देखना था, जो भारत ने बहुत लंबे समय तक इस दर्द को जो है आपका झेला है और आपका देखा है। इस दौर की एक खास बात यह थी कि भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना आश्वासन जताया था। क्या कह रहे थे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अपना आश्वासन जताया था। नेहरू की औद्योगिक नीति एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में हुई और कौन थे, होमी जागीर भाभा के निर्देशन में। किसने की, होमी जागीर भाभा इसके डायरेक्टर, वही आपको इसको लीड कर रहे थे। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य में इस्तेमाल किए गए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे। उन्होंने महाशक्तियों के व्यापक परमाणु निरस्त्रीकरण पर जोर दिया, कह रहे कि उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। बहरहाल परमाणु आयुधों की बढ़ोतरी हुई। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के परमाणु परीक्षण किया। अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हुई थे। दुनिया के अन्य देशों पर 1968 में परमाणु अप्रसार संधि थोपना चाहता था। अब कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे देश थे जो आपके यूएन में थे, ये क्या कर रहे थे, इसके आपके स्थायी मेंबर थे। और दुनिया के अन्य देशों पर क्या कर रहे थे, ये अपनी परमाणु संधि थोपना चाहते थे, यानी कि खुद क्या बन जाते, परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाते और दूसरों को ये बनने नहीं देते। भारत हमेशा से इस संधि का भेदभावपूर्ण मानता आया है। भारत ने इस दस्ता के खिलाफ इंकार कर दिया। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसने शांतिपूर्ण परीक्षण कराया। भारत का कहना था कि अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना ही अपनी नीति की दृढ़ प्रतिज्ञा क्या है, इनका दृढ़ क्या है, आपका संकल्प है कि हमने जो सोच रखा है उसी पे हम संकल्प लेंगे, ठीक है। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से कठिन था। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी
भारत इस वजह से आर्थिक समस्या से घिर गया। अब क्या हो गया, परमाणु परीक्षण हो गया, दिक्कत हो गई। तो इस समय भारत में अब तेल जब महंगा होगा, अरब का इजराइल का जब युद्ध हुआ तो तेल मिलने में क्या होगी, समस्या। अब घरेलू के लिहाज से बढ़ गया। 1973 में क्या हुआ, इनका हुआ और तेल के दाम बढ़ गए और भारत क्या हो गया, आर्थिक संकट से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे कि आप पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि इस वक्त देश में कई आंदोलन चल रहे थे और इस समय देशव्यापी रेल हड़ताल भी हुई। कैसी हुई इस समय, देशव्यापी जो है आपका रेल हड़ताल भी आपकी हुई। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेशी नीति के बारे में छोटे मोटे मतभेद जारी हैं, लेकिन भारत राजनीति के विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा, हितों के मामले में व्यापक सहमति की। इस कारण हम देखते हैं कि 1962 और 1971 के बीच भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय में जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई तो विदेश नीति भी भूमिका पार्टी की राजनीति में आपका सिमट कर रह गई। क्या हो गया, उस राजनीति में आपका सिमट कर जो है आपका रह गई। तो 1962 में क्या हुआ था, ये 3 युद्ध का उन्होंने सामना किया, 62 से आपके 71 के बीच। और इस समय क्या था, कई राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, क्योंकि अगर कोई युद्ध हो रहा था तो एक सरकार उसको ब्लेम कर देती थी, तो वो सत्ता में आ जाती थी। यानी कि राजनीतिक अस्थिरता भी यहाँ दिखाई दी। देखिए, इन्हें भी पढ़ेंगे, इन पर भी हम सब पर आपका बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, बात है आगे पूछ रहा, भारत का परमाणु कार्यक्रम। क्या देख रहे हैं, भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर संधियों को विरोध किया, क्योंकि ये संधियां उन्हें देशों पर लागू होने की थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। इन शक्तियों के लिए परमाणु हथियार से लैस देशों की जमानत के परमाणु शक्ति के 1000 की वैधता दी जाती थी। इसी कारण 1995 में परमाणु अप्रसार संधि को अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। भारत ने इसका विरोध किया और उसके व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कोपेंस टेस्टिंग बिन ट्रस्टी सीसीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत ने 1958 के मई में परमाणु परीक्षण किया और यह जताया कि उनके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति का इस्तेमाल में लाना सक्षम है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए और बाद में परमाणु युद्ध की आकांक्षा को बल मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत ज्यादा नाराज था और उसने भारत और पाकिस्तान दोनों के पर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। भारत की परमाणु नीति सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार कर रही थी कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा। भारत इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत विश्व स्तर पर लागू भेदभाव के हीन परमाणु शक्तिकरण के लिए प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियार से मुक्त विश्व की रचना की जा सके। बस कंडीशन ये थी कि अगर ये 5 देश ये चाहते हो कि केवल हमारे पास रहे, दूसरे के पास ना रहे, तो इसको सपोर्ट करने के पक्ष में कभी नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार परमाणु नीति और इसके विषय में एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ पूछना है तो आपका पूछ लीजिए। चलिए थोड़ा सा अब जो है इसके कुछ ऑप्शन मिले हैं, इन ऑप्शंस को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और इन पर क्या है आपका बात कर लें। तो पहला इसका जो ऑप्शन है इसको देखते हैं। इन बयान के आगे सही और गलत के निशान आपको लगाने हैं कि कौन सा जिसमें बयान दिए गए हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, उस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है इन बयानों पर और इन बयानों को जो है आपको देखना है बेसिकली। तो सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए, इसके अंतर्गत कि आप किन पर इस पर आंसर करेंगे और किन को जो है इसमें आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें
कह रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने के कारण भारत, सोवियत संघ, रूस और संयुक्त अरब अमेरिका में दोनों की सहायता हासिल कर सका। सही है कि गलत है? तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध शुरुआती से ही आपके तनावपूर्ण रहे हैं। गलत है। शीतकाल का असर भारत पाकिस्तान के संबंध पर पड़ा। बिल्कुल गलत है। 1971 में शांति और मैत्री संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के निकटता परिमाण थी। गलत। तीन में से केवल पहला जो कथन है वो आपका सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी कितने कथन सही हुआ इसमें? केवल कि भारत गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन कर रहा था। ये कारण है कि रूस और यूएस से वो मदद लेने में सफल रहा। निम्नलिखित में से आपका सही जोड़े मिलाओ। क्या करने हैं? निम्नलिखित में से आपको सही जोड़े को मिलाना है और सही जोड़ों का जो क्या करना है, आपको मिलान करना है और इनको हमको सही जोड़ों के मिलान को जो है आपका देखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखिए। 1950 और 1964 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य है कि 1964 और 65 के बीच जो आपकी विदेश नीति हुई है, उस विदेश नीति का क्या लक्ष्य रहा है, कैसे हम इनको ऐड करेंगे, कैसे इनके पेयर बनाएंगे, इन सबको हम देखेंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा? चलिए, तो सबसे पहले देखना है कि 1950 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य था। तो क्या लक्ष्य था बच्चों? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। यह हमारा उद्देश्य था। पंचशील, तो पंचशील का जो है, पंचशील हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में 5 सिद्धांत। बागुंडा सम्मेलन, तो ये हो जाएगा आपका बागुंडा, बताइए बच्चों, ये हो जाएगा इसकी परिणाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और दलाई नामा कौन हो जाएंगे? तिब्बती धर्मगुरु जो हैं अपनी सीमा पार करके भारत आए। चलिए आप इनको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब मैं आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा। लिख लीजिए इनको। क्लियर है बच्चों? देख लिया आप लोगों ने? लिख लिया इसको? कितने बच्चों ने करा है? मैं आपको जो पहला स्टेटमेंट है ये करा चुका हूं, दूसरा करा चुका हूं। मैं इसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन मेरे अगले लेक्चर में रहेंगे। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक बार हम वापस चैप्टर को देखते हैं, क्योंकि जब हम ये सारे को लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वहां बच्चों करेंगे ना, तो इनको करने के साथ साथ हमको चैप्टर का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, ताकि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख सकें, उनको परख सके, तभी हम सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए पहले आप इनको नोट करिए, कॉपी करिए, फिर हम वापस चलते हैं। और कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी पूछना है, या लगता है आपको कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस तरह से हमने ये आप कॉपी कर लिया, इसको देख लिया। अच्छा, ये शायद हमारा पेज छूट गया था। हाँ, विश्व राजनीति के बदलते समीकरण को हमको देखना है। जैसा कि आप इस किताब में पिछले 6 और 9वें अध्याय में पढ़ेंगे कि 1977 के बाद गैर कांग्रेसी आपकी सरकार बनी। इसके बाद विश्व राजनीति में भी नाटकीय बदलाव आ रहा था। भारत के विदेश इसके संबंध पर क्या असर पड़ा? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने घोषणा की कि सच्ची गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन किया जाएगा। इसका आशय यह था कि विदेश नीति से सोवियत संघ के प्रति झुकाव खत्म किया जाएगा। क्या होगा कि सोवियत संघ का झुकाव है उसको खत्म करेंगे। इसके बाद सभी सरकारों ने गैर कांग्रेसी या जो सरकार थी, क्या चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और यूएस के मतलब रूस के साथ संबंध छोड़ के कहां चले गए? आपके अमेरिका के साथ संबंधी आपके नजदीक रिश्ते बनाने की पहल की। यानी कि चाइना के साथ संबंध बना रहे हैं और रूस के साथ। भारतीय राजनीति में आमतौर पर चलने वाली बहसों में भी भारत की विदेश नीति विशेष तौर पर 2 स्तंभ में दिखाई देती है, 2 संदर्भ में दिखाई देती है। पहला, एक तो पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख, और दूसरा भारत और अमेरिका के संदर्भ में।
1990 के दौर की बात है कि अमेरिका समर्थक विदेशी नीति अपनाने वाले शासक दल की आलोचना करते हुए कि जो आपका यूएस की समर्थक नीति कर रहे थे उसकी आलोचना करने लगे कि आप उनकी पॉलिसी को क्यों सपोर्ट करते हो। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना रहा। रूस क्या रहा? भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ था। लेकिन 1990 के बाद फिर रूस अंतर्राष्ट्रीय का महत्व कम हो गया। इसी कारण भारत की विदेश की नीति में अमेरिका समर्थक रणनीति अपनाएगी। क्या अपनाएगी? कि अमेरिका समर्थक। इसके अतिरिक्त मौजूदा अमेरिका परिवेश में सैन्य हित की बजाय आर्थिक हितों पर जोर दिया गया। यानी कि इंटरनेशनल लेवल में क्या नहीं था कि हम लोग अपने डिफेंस को दिखाएं, बल्कि कैसे दिखाएं? इकोनॉमी को दिखाएं। इसका भी असर भारत की विदेश नीति पर अपनाया गया। अब विकल्पों पर पड़ा है। जैसे इसके साथ ही साथ इस अवधि में भारत पाकिस्तान के संबंध में नई बातें जुड़ी। कश्मीर दोनों देशों के बीच मसले पर तौर पर कायम रहा, लेकिन संबंध को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों ने कई बार प्रयास किए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों को एक दूसरे के आवाजाही और परस्पर आर्थिक सहयोग दोनों देशों का आपका बढ़ावा दिया। आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा की शुरुआत की गई। यह हाल के समय में बस की सबसे बड़ी उपलब्धता है। बहरहाल इन सारे प्रयास के बावजूद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे माहौल में शांति प्रयासों को धक्का लगा, लेकिन स्थायी रूप से क्या हो गया? ये काम करने का आपका जो प्रयास था वो उनको जारी रखना पड़ा। क्या करना पड़ा? ये प्रयास उनको जारी करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं, इसमें पूरी कंडीशंस को पढ़ सकते हैं, सारी चीजों को इसमें देख सकते हैं। आगे की राह हमने देख ली। हमने रूस के साथ संबंधों को देखा, और आपका यूएस के साथ हमारी जो नई सरकार बना रही थी वो उनका झुकाव उसकी तरफ क्यों हो रहा था। तो इन सभी चीजों को जो है हम लोग आपका देख रहे थे और इन्हीं पहलुओं पर हम लोग अपनी बात भी कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। हो गया बच्चों? चलिए देख लीजिए आप ये सब और इन पर अपना विचार करिए, गौर कर लीजिए कि चीजों को देख लीजिए। कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी में। चलिए, तो हम ये कहेंगे कि जितना भी आपका इसमें हमारी विदेश नीति थी, इस विदेश संदर्भ में हम सारी चीजों को जो है बहुत अच्छे से आपका एक एक करके गौर करके हम लोग क्या कर सके हैं, इस चैप्टर को आपका देख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो अभी इस चैप्टर के अंतर्गत जो है फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं अपने विदेशी आपके संबंध में, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों चाइना के साथ देखा, रूस के साथ देखा, अमेरिका के साथ देखे, पाकिस्तान के साथ देखे, बांग्लादेश के साथ देखे। हमने परमाणु नीति को पढ़ा, हमारी विदेश नीति को पढ़ा, कैसे कांग्रेस और गैर कांग्रेसी आपकी सरकार बनी, कांग्रेस सरकार का झुकाव कैसे रूस की तरफ रह रहा है, और कैसे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का झुकाव यूएस और चाइना के साथ रिलेशन बनाने में था, और हमारे यहाँ कैसे दलाई लामा ने भारत में आपके प्रवेश लिया। इन सब विषय को जो है हम आपका देख चुके हैं, इन पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल जो है आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि हम चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, ऑप्शन कर चुके हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम जो हैं आपका इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आपके जो उसके एमसीक्यू हैं, आपके वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग आपका देखेंगे, और एमसीक्यू को देखने के बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शॉर्ट के बाद जो होंगे आपके ये जो क्वेश्चन होंगे आपके वेरी शॉर्ट होंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट एंड देन लॉन्ग, फिर आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।